हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इस टॉपिक पर या तो ये डेरिवेशन ही आता है या इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है। मतलब 100% यहाँ से आपको या तो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल मिलेगा, और न्यूमेरिकल तभी होगा जब डेरिवेशन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर AKTU यूनिवर्सिटी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और उसी के बाद ये टॉपिक हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसमें सबसे पहला है फ्लो वर्क। क्या होता है फ्लो वर्क? द वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व फॉर ए फ्लूइड एलिमेंट either to enter or to exit the control volume is called as flow work। मतलब किसी कंट्रोल वॉल्यूम में एंट्री करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है या उससे बाहर निकलने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन जो होता है उसे हम फ्लो वर्क कहते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने ये कंट्रोल वॉल्यूम लिया। सिस्टम की जो बाउंड्री होती है उसे हम कंट्रोल वॉल्यूम से डिनोट कर रहे हैं, डॉटेड। ये एंट्री है और ये एग्जिट है। अब सपोज आपने डीएम, एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका मास है डीएम, वो एंट्री कर रहा है इस कंट्रोल वॉल्यूम में, जिसने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो करी है एक्स, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? डी ए। किसका? एंट्री का। जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है एंट्री के लिए, उस पाथ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है डीए। तो प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स इक्वल्स टू कितना होगा? प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया कितना है? डीए। तो पी इंटू डीए आपका फोर्स हो गया। तो फ्लो वर्क यदि हम देखें तो कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स कितना है? पी इंटू डीए, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है? एक्स। तो ये आपका P इंटू डी इंटू एक्स। अब यदि इसका वॉल्यूम निकालना चाहें आप तो एरिया इंटू डिस्टेंस, तो DA इंटू एक्स आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पर, इन दोनों की वैल्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? DV। तो ये हमारा फ्लो वर्क हो गया P इंटू DV। अब यदि फ्लो वर्क पर यूनिट मास के लिए निकालें तो मास कितना है एलिमेंट का? DM। तो P DV अपॉन DM, और क्योंकि वॉल्यूम अपॉन मास क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो dv अपॉन dm को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? फ्लो वर्क पर यूनिट मास। अब यदि हम ये मान लें कि यहां से जो मास एंटर कर रहा है वो m मास एंटर कर रहा है, हमने तो एक छोटा सा एलिमेंट लेकर के एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया, और इसके अकॉर्डिंगली अब यहां से जितना भी मास कर रहा हो, एंट्री कर रहा होगा, तो उसके लिए टोटल फ्लो वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल फ्लो वर्क कितना निकलेगा? फॉर मास m एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम, तो फ्लो वर्क कितना होगा? ये जो हमारे पास फ्लो वर्क पर यूनिट मास निकल के आया है, इसको हम मास ऑफ द फ्लूइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास इंटू फ्लो वर्क ऑफ एलिमेंट जो लिया है आपने उसके मास के अकॉर्डिंगली जो फ्लो वर्क अभी आपने यहां पर निकाला। तो m इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, यदि यहां से देखोगे मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल जो एलिमेंट है उसका मास है, लेकिन यहाँ पर टोटल मास है, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो टोटल वॉल्यूम आएगा। तो कुल मिलाकर के फ्लो वर्क क्या निकल के आया? P इंटू वी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब एंट्री हो रही है मास की, फ्लूइड की एंट्री हो रही है, तो ये हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम पर वर्क करना पड़ रहा है एंट्री करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू अवर साइन कन्वेंशन, फ्लो वर्क एट एंट्री विल बी नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो माइनस का P1 V1, और फ्लो वर्क एट एग्जिट, यहां से जो बाहर निकल रहा है उसे सिस्टम पुश कर रहा है, तो सिस्टम के द्वारा वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो कुल मिला के ये फ्लो वर्क आपने सीखा,
जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। अब हम अपनी इक्वेशन पे आ जाते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब जो कि इसके पहले दो वर्ड हैं एनर्जी और इक्वेशन, तो हमें साफ पता चल रहा है कि कोई एनर्जी की इक्वेशन बनेगी, लेकिन स्टेडी फ्लो कहते किसे हैं और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो स्टेडी फ्लो उसे कहते हैं कि यदि फ्लूइड की प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज ना हो किसी भी सेक्शन पर, तो उसे हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। और स्टेडी फ्लो के लिए मास एक्यूमुलेट नहीं होता अंदर, कंट्रोल वॉल्यूम में मास एक्यूमुलेट नहीं होता, तो इसका मतलब मास जितना एंट्री पर होगा उतना ही एग्जिट पर होगा। तो m1 बराबर m2 और इसको हमने मान लिया स्मॉल m। तो पहली कंडीशन तो यह हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एनर्जी एंट्री पर और एनर्जी एग्जिट पर सेम होगी। चलिए, तो ये दोनों कंडीशन लेकर के अब हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को प्रूव करते हैं। तो ये हमने कंट्रोल वॉल्यूम लिया, एंट्री फ्लूइड कर रहा है यहां से एग्जिट कर रहा है फ्लूइड। ये हमने क्या ली है, इसे हम डेटम लाइन भी बोलते हैं या इसे हम रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हैं, कि जिस लाइन को हम रेफरेंस मान रहे हैं अपनी एनालिसिस करने के लिए। और इस लाइन से एंट्री का सेंटर पॉइंट Z1 हाइट पर है और एग्जिट का सेंटर पॉइंट Z2 हाइट पर है। जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसके इंटरनल एनर्जी उसकी U1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और C, एक्चुअल में हमने यहां पर वेलोसिटी को C से डिनोट किया है, वो इसलिए जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वॉल्यूम भी V से हो जाएगा और वेलोसिटी भी V से हो जाएगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इस कंट्रोल वॉल्यूम को हम Q हीट सप्लाई कर रहे हैं और एग्जिट पर जो फ्लूइड बाहर आ रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी U2 मान ली हमने और प्रेशर P2 मान लिया, वॉल्यूम V2 मान लिया और वेलोसिटी C2 मान ली। और इसके द्वारा जो टोटल वर्क डन हमें मिल रहा है वो W वर्क डन प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम इस W को लिखना चाहें तो W क्या होगा, W इक्वल्स टू, यहां पर फ्लो वर्क आएगा, कितना आएगा, माइनस का P1 V1 प्लस इस कंट्रोल वॉल्यूम में जो भी प्रोसेस हो रहा होगा वहां पर जो वर्क डन यहां से मिलेगा हमें W कंट्रोल वॉल्यूम, और एग्जिट पर हमारा जो फ्लूइड निकल रहा होगा उसके लिए फ्लो वर्क प्लस का P2 V2। तो टोटल वर्क डन आपने लिख लिया यहां पर। अब सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे तो एनर्जी एंट्री पर इक्वल्स टू एनर्जी एग्जिट पर होगा। तो कितनी एनर्जी इसको मिल रही है, तो देखिए टोटल मिलाकर के आप यदि ध्यान से देखें तो यहां पर टोटल एनर्जी इस फ्लूइड के अंदर जितनी भी है और साथ में Q सिस्टम को मिल रही है, तो हम लिख सकते हैं Q प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी इसके अंदर हाफ m C1 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी हमने C1 मानी है, प्लस m G Z1, ये होगा हमारी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस U1 इसकी इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू, यहां हमें क्या मिल रहा है, टोटल वर्क डन प्लस हाफ m C2 स्क्वायर प्लस m G Z2 पोटेंशियल एनर्जी
प्लस W टोटल और प्लस U2। तो ये हमारी एनर्जी बैलेंस हो गई कि टोटल एनर्जी एंट्री मतलब कंट्रोल वॉल्यूम पे एंट्री और साथ में जो इसको इनपुट मिल रही है, तो टोटल एनर्जी हमारी एंट्री प्लस उसकी हो गई और लीविंग पर इतनी मिल रही है। अब इसको आप टोटल वर्क डन लिख दीजिए। W 2 बार लिखा गया है स्टूडेंट्स, तो एक W को हम यहां से रब कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी, तो Q प्लस हाफ MC1 स्क्वायर प्लस mg Z1 प्लस U1 इक्वल्स टू हाफ MC2 स्क्वायर प्लस mg Z2, और अब यहां पर W की जगह पर माइनस का P1V1 प्लस WCV प्लस P2V2 और प्लस U2 आपका ये हो गया। अब इस P1V1 को इसके साथ में ले आइए इस तरफ और एनर्जी को उधर ले जाइए, तो Q और WCV को इधर ले आइए, Q माइनस WCV प्लस U1 प्लस P1V1 इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/2 MC2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को mg Z2 माइनस Z1, और ये आपका पहले ही इधर आ चुका है, और U2 प्लस P2V2 आपके पास यहां पर बच जाएगा। लास्ट रन पर आपने एंथैल्पी पढ़ी थी, तो H बराबर U प्लस PV होता है, तो आप लिख सकते हैं Q माइनस WCV इक्वल्स टू 1/2, बल्कि अभी इसको प्लस H1 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 1/2 MC2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस mg Z2 माइनस Z1 प्लस H2। तो फाइनल इक्वेशन आपकी बची Q माइनस WCV इक्वल्स टू, उधर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं H2 माइनस H1 प्लस हाफ MC2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस mg Z2 माइनस Z1। और इसे कहते हैं हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम यदि मास से डिवाइड कर दें, और आपको मैंने लास्ट कुछ लेक्चर्स में या शुरुआती लेक्चर्स में यदि आपको याद आ रहा हो, तो एनर्जी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और मास क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यदि रेशियो होती है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, जिसे हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। तो यदि हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय मास तो इसकी जगह पर स्पेसिफिक हीट आ जाएगी, तो Q माइनस स्मॉल w CV बराबर स्मॉल h2 माइनस h1 प्लस हाफ C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस mg, सॉरी m तो आपने डिवाइड कर दिया, तो g Z2 माइनस Z1। अब यदि
इस पूरी इक्वेशन में सभी एनर्जीज की यूनिट किलो जूल नहीं होगी, अभी बताऊंगा आप लोगों को कि जूल, ये जूल होगी, तो इस पूरी इक्वेशन में जूल पर केजी होगी। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो न्यूमेरिकल में आपको काम आएगी, इंपॉर्टेंट टू नोट। अक्सर आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स में आपको एंथैल्पी H की वैल्यू किलो जूल पर केजी में मिलेगी। अब जब किलो जूल पर केजी में आपको गिवन है कुछ वैल्यूज, कोई सी भी एनर्जी हो सकता है, आपको हीट गिवन हो किलो जूल पर केजी, मतलब यदि इक्वेशन में या न्यूमेरिकल में कोई भी वैल्यू आपको किलो जूल में दी हुई है या किलो जूल पर केजी में, हो सकता है ये इस वाली इक्वेशन के लिए दिया हो तो किलो जूल, तो किलो जूल ये आपको किलो जूल में मिल रही है, ये आपको किलो जूल में मिल रही है, या इन दोनों में से कोई सी भी एक, लेकिन ये किलो जूल में नहीं है, क्योंकि ध्यान से समझिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mc², इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। अब इस को यदि आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इस पूरे की यूनिट जूल है, इसका मतलब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें और 1000 से डिवाइड करें तो ये हो गया जूल, और ये वाला जो 1000 है ये इसको किलो जूल बना देगा। तो अब जब आपकी इक्वेशन किलो जूल में होगी तो ये 2 की बजाय नीचे जो वैल्यू होगी वो 2000 होगी, और ऐसे ही यदि mg h या z मान लीजिए, mg z इसकी यूनिट भी जूल होती है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जूल हो गया, और इसके साथ में ये मिलकर के किलो जूल हो गया, तो हमारी इक्वेशन mgz अपॉन 1000 किलो जूल। तो कुल मिलाकर के जो पॉइंट नोट करने के लिए आया, नंबर 1 क्या हुआ, इफ Q H किलो जूल में है तो ये इक्वेशन Q माइनस WCV इक्वल्स टू H2 माइनस H1 प्लस हाफ mc² माइनस c1², या इसे हाफ ना करके अपॉन 2000 कर लेंगे, प्लस mgz2 माइनस z1 अपॉन इसे 1000 कर लेंगे। तो अब सबकी यूनिट किलो जूल, तो वर्क डन भी आपका किस में निकल के आएगा, किलो जूल में। सपोज आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये किलो जूल में गिवन है, ये भी किलो जूल में गिवन है, तो आपका वर्क डन ऑटोमेटिकली किलो जूल में आएगा। और यदि इफ QH किलो जूल पर केजी में है तो यही वाली इक्वेशन लिख लेंगे आप, Q माइनस WCV इक्वल्स टू H2 माइनस H1 प्लस c2² माइनस c1² अपॉन 2000 प्लस g इंटू Z2 माइनस Z1 अपॉन 1000। तो इसमें सारी की सारी वैल्यूज आपकी किलो जूल में है इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में आपकी किलो जूल में है, यहाँ पे किलो जूल पर केजी में है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। और एक लास्ट और आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप का ये लेक्चर, आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर
हम समाप्त करेंगे और अगले लेक्चर पे आपको इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, जिससे कि आपको आज का बताया हुआ कॉन्सेप्ट और आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यदि आप पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें हर बार SFE पर एक न्यूमेरिकल 100% आया हुआ है। मास फ्लो रेट, जिसे हम m डॉट से भी डिनोट करते हैं या m स्टार से भी डिनोट करते हैं। m स्टार मास फ्लो रेट का मतलब क्या है? मास पर यूनिट टाइम, मतलब मास पर सेकंड, किलो केजी पर सेकंड। अब मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। डेंसिटी को आप अभी डी से या रो से डिनोट कर लें। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम को टी से लिख सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो रो ए सी, ये आपका मास फ्लो रेट का फॉर्मूला आ गया। या क्योंकि डेंसिटी जो होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम का उल्टा होती है, तो ये इस फॉर्मूले को आप ए सी अपॉन स्मॉल वी भी लिख सकते हैं। और यदि आप मास फ्लो रेट आपका एंट्री पर और एग्जिट पर कांस्टेंट है, तो A1 C1 अपॉन स्मॉल V1 बराबर A2 C2 अपॉन स्मॉल V2 लिख सकते हैं। तो अब इसका उपयोग क्या होना है? जब आप एप्लीकेशन सीखेंगे तो उन एप्लीकेशन में इस SFE इक्वेशन के जो एप्लीकेशन आएंगे, जैसे टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, पंप हो गया, नोजल हो गया, मतलब सो मेनी, बॉयलर हो गया, तो वहां पर हमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसे टरबाइन हो गया, टरबाइन कितनी पावर डेवलप कर रही है या कंप्रेसर को कितनी पावर देनी चाहिए, तो वहां हमें पावर निकलवाने के लिए कहेगा वो P। अब पावर निकलवाने के लिए हम कैसे पावर को निकालें? क्योंकि SFE इक्वेशन में तो पावर कहीं आती नहीं। तो पावर जो आएगी वो कैसे आएगी? वर्क डन आएगा पहले। अब वर्क डन हमारे पास, सपोज कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क डन जो निकल के आया वो स्मॉल वाला किलो जूल पर केजी। अब हमें क्या चाहिए? पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि वर्क डन अपॉन टाइम हो जाए? तो जो आपका मास फ्लो रेट है उसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे? ए सी अपॉन वी। और वो किस में आएगा? केजी पर सेकंड में। केजी से केजी कैंसिल हो गया, तो आपकी पावर WCV इंटू मास फ्लो रेट और किलो जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड क्या होता है? वॉट। तो ये आ गई किलो वॉट। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, जहां पर आपको पावर निकालनी है या पावर गिवन हो सकती है आपको और मास फ्लो रेट गिवन हो सकता है। तो SFE इक्वेशन में WCV की वैल्यू जो होगी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल करके यहां पर पुट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन SFE को सीखा और साथ में उसके एप्लीकेशंस के बारे में कुछ जानकारी ली। जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे वो आपको मिले और इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, लिख कर याद करिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन 99.9% हर बार आने की संभावना इसकी रहती है और यहां से न्यूमेरिकल या ये डेरिवेशन आना ही आना है। तो स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट टर्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 नंबर आपको प्राप्त होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के माध्यम से। तो नेक्स्ट टर्न को बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।